नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज बहुत सारी बातें ऐसी करने वाला हूं जिसके अंदर जिस इंडस्ट्री में मैं शामिल हूं उस इंडस्ट्री के बारे में भी, उस इंडस्ट्री का एक ऐसा सच जो आपके सामने आना जरूरी है, उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग जानते हुए भी अनजान रहते हो। मैं डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी बातें करूंगा जिससे शायद आपको कुछ समझ में आए और आने वाले टाइम के लिए जो आपका डिसीजन है वो बदल जाए। आज हम बात करेंगे कि जो आपका कोचिंग इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर कोचिंग की बात हम स्पेसिफिकली करने वाले हैं कि इसमें अभी क्या चल रहा है। वैसे तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन करता है या अपनी स्टडी पूरी करता है उसके बाद वो कंपटीशन एग्जाम या यूं कह सकते हो एक जॉब की तैयारी करता है और उस जॉब की तैयारी के लिए वो आपका 100% घर से बाहर निकलता है और उस टाइम पर वो ये देखता है कि उसके लिए बेस्ट पर्सन कौन हो सकता है जो उसको उस पार तक पहुंचा सकता है या उसका बेड़ा पार लगा सकता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहां से स्टार्टिंग होती है कोचिंग्स की और हम एक बेहतरीन कोचिंग चूज करते करते और एंड में अपना इतना पैसा वेस्ट कर देते हैं कि जिसके अंदर हम खुद अपने आप को बोलने लगते हैं कि शायद हमने पैसा वेस्ट कर दिया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, कोई दूसरा आपके लिए यहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज प्रेजेंट टाइम में हम जिस जमाने में हैं यह डिजिटल जमाना है और इस डिजिटल जमाने में हम बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो हमें दिखाई जाती है जो एक्चुअल में होती नहीं है। जैसे हम फिल्में नहीं देखते होते थे, फिल्मों में क्या होता था कि एक्टिंग की जाती थी कि ये जो इस प्रकार से पर्सन मर गया, इसको जी लिया, ये हो गया है ना, वो सब चीजें। और वही एक्टिंग आज हम रियल लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो हमें दिखाया जाता है वो बिल्कुल सच है और हम उसको सच मानकर हम उस इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। वैसे तो अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से कुछ कॉन्फ्लिक्शंस भी हुए और ये कॉन्फ्लिक्शन आज से नहीं चल रहे हैं, इसको चलते हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। लेकिन इन सब चीजों में जो सफर करता है वो केवल स्टूडेंट होता है, इसके अलावा कोई दूसरा पर्सन सफर नहीं करता। मैं खुद इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूं, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं कि जिस प्रकार से हमने इस इंडस्ट्री को एक जुड़ाव किया था उसका कारण यह था कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो होने वाले गलत चीजें हैं उसको कुछ हद तक अवेयर कर पाए। हां, कहीं ना कहीं हम भी गलत होते हैं, ऐसा कभी कहीं किसी चीज के लिए नहीं बोला जा सकता कि 100% कोई दूध का धुला हुआ होता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ वैल्यू होती है जीवन की जिनको समझना बहुत जरूरी होता है और उन्हीं चीजों के लेकर आज इंडस्ट्री में सबसे बड़ा धोखा स्टूडेंट के साथ होता है। तो हम मेजर 4 बातों के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे एक बच्चा एक कोचिंग इंडस्ट्री में जुड़ता है, फिर उसका यूटिलाइज किया जाता है, कैसे उससे पैसा लूटा जाता है, फिर उसके बाद वो अपने आप को ठगा महसूस करता है और सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग जो अपना पैसा देते हो वेस्ट क्यों जाता है, कहां समस्या आती है, क्या कारण है कि बच्चा सब कुछ अपना 100% देते हुए भी सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाता है। और थर्ड थिंग, क्या एक कोचिंग के बिना भी स्टडी की जा सकती है, क्या कोचिंग के बिना भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, और इंपॉर्टेंट यहां पर है कि क्या केवल कोचिंग ही सिलेक्शन दिलवा सकती है। यानी कि लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपने आप को कैसे डिफरेंट कर सकते हो इस जमाने में। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आज 100% यानी कि जो भी बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद निकलता है, ज्यादातर बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। और आप जब कोचिंग में आते हो तो कोचिंग्स क्या करते हैं, सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाई जाती हैं। होर्डिंग्स नहीं है तो डिजिटल जमाना है जिसके अंदर फेक रिजल्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। फेक रिजल्ट में इवन दो पिछले 4 साल से मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर आप अगर हमारा सेकंड रैंक है, हमारा सिलेक्शन हो गया है, आप हमें क्या दे सकते हो कि हम इस प्रेजेंट टाइम में आपका जो है इस प्रकार से आपके ऊपर इंटरव्यू दे देंगे या फिर आपके चैनल पर आकर इंटरव्यू दे देंगे, आपको बोल देंगे कि आपने हमें पढ़ाया। ये सब बातें होती है, लेकिन सिंपल सी बात है कि हमें उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि देखो अगर किसी बच्चे को पढ़ाया गया है और उस केस में हम उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जो हमने पढ़ाए उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे तभी सामने आएगी बात, अदरवाइज तो फेक तो कुछ भी हो सकता है। और वही बात होती है। तो यहां पर खरीद फरोख्त सबसे पहले होती है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मार्केटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम सब लोग एक हवा देखकर आते हो। आपके सामने एक ऐसी खीर बना के दिखाई जाती है जिसमें काजू है, पिस्ता है, लेकिन आप सब लोग जानते हो कि हम घर में जब खीर बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हम ऐड नहीं करते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि हमारे पास वो अवेलेबिलिटी नहीं होती है। सही बात बोल रहा हूं। और उसी प्रकार से जब भी कोई पर्सन अपने घर में कोई चीज बनाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है, लेकिन आपको अगर उसने रिप्रेजेंट करना है तो डेफिनेटली वो उसमें 4 चीजें ऐसी ऐड करके दिखाता है जिससे तुम सोचते हो यार वाकई में ये तो मेरा जीवन का सपना है। और वही चीज है जो
तुम्हें सबसे ज्यादा लूटने के लिए तुम्हारा जो आपका कहीं ना कहीं शोषण होता है वो यहां पर स्टार्ट होता है। दूसरी बात, आप लोग क्या करते हो उन चीजों को देखकर कि फेक रिजल्ट्स हैं, ये सब चीजें हैं, तुम्हें नहीं पता कि फेक क्या है, क्योंकि तुम लोगों को अब जस्टिफिकेशन देने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। अब यहां पर क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चे नेगेटिव कमेंट, पॉजिटिव कमेंट हर प्रकार के करते हैं, लेकिन तरस आता है ऐसे बच्चों को देखकर जिनको इस प्रकार से ज़ोंबी बना दिया जा चुका है कि वो हर चीज को लेकर, और आज अगर हम ये बात कर रहे हैं ना तो हर तीसरा आदमी सोचेगा ये मेरी बात हो रही है, हर चौथा आदमी सोचेगा ये मेरी बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली में सबकी बात हो रही है, इसमें किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, वही बात है कि सब लोग अपने आप को लेकर कि ये मेरे लिए, लेकिन जो गलत होगा वो अपने लिए सोचेगा, जो सही होगा वो कभी भी इस बात को लेकर नहीं सोचेगा। सबसे बड़ी चीज दूसरी यहां पर क्या है, बच्चा क्या करता है, उसको मैंने कई बार पहले भी एक्सपोज कर चुका हूं, अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो मैंने कई बार एक्सपोज किया है कि किस प्रकार से लोग डिसलाइक करवाते हैं, कमेंट करवाते हैं, ये उनका टारगेट होता है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि अपने आप को बड़ा दिखाना है दूसरे को छोटा करके। लेकिन ऐसा कोई भी अगर करता है जो दूसरे को छोटा करता है, अपने आप को बड़ा करता है, डेफिनेटली यहां पर वो खुद ना खुद कहीं एक्सपोज्ड है, उसका शोषण खुद का हो चुका है एक प्रकार से, लेकिन वो अब बच्चों को ट्रैप कर रहा है। और बच्चे क्या करते हैं, एक 100% भीड़ का हिस्सा बनते हैं। वो क्या करते चले जाते हैं कि भीड़ किस तरफ ज्यादा है वहीं चले जाओ जी, क्योंकि भेड़ चाल है ना हम लोग तो, और वही हमें बचपन से सिखाया गया है कि जहां पर जो लोग ज्यादा जाते हैं वही हमें करना है। लेकिन आपको एक बात बताता हूं कि 100% सत्य यह है कि जब हम किसी एग्जाम को देने जाते हैं और आपने जो कोचिंग की होती है उसमें आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आता है कि तैयारी जो की थी और जो हमारे एग्जाम में आया है वो काफी हद तक डिफरेंट होता है। तो बड़ा मतलब दुख होता है उस टाइम पर कि यार हम क्या करके बैठ गए, और फिर हम अगेन उसी ट्रैप में फंस जाते हैं कि शायद हमारी कमी होगी, और कोचिंग्स आपको इस प्रकार से इंपोज किया जाता है कि गलती तुम्हारी थी भाई साहब। अब एक बात बताओ कि पोस्ट आती है सारी 400-500 और कोचिंग्स में बच्चे होते हैं 4 से 5,000। अब 5,000 बच्चों में से अगर 100 बच्चों का हो भी गया तो क्या वो 100 बच्चे खुद की मेहनत नहीं कर रहे थे? फिर बाकी आपका जो 4,900 बच्चे हैं उनका क्यों नहीं हुआ? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? अब वहां पर कौन उसके लिए जवाब देने वाला है? क्या उन बच्चों के साथ कोई खड़ा होता है? क्या उन बच्चों को कभी कोई संवेदना दी जाती है? क्या उन बच्चों से कभी आपका इंटरव्यू लेकर बताया जाता है कि इन्होंने क्या किया, क्या उनकी क्या गलती रह गई थी? क्या उनको कभी आपके सामने लाया जाता है? वो आपके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्या ऐसी कोई बात होती है? नहीं, ये कभी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि फेलियर का कोई चेहरा नहीं होता ना, फेलियर का कोई नाम नहीं होता ना। नाम किसका होता है? केवल और केवल जो अपना फर्स्ट फॉरवर्ड आ जाते हैं उसके अंदर, और उसके बाद भी उसमें कितनी सच्चाई है ये तुम लोगों को नहीं पता। और हम क्या करते हैं कि भाई 5,000 में से 100 हुआ, और वहीं पर अगर मैं बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहीं बोल दिया कि 500 में से हमारे 50 हुए, अब 500 में से 50 ज्यादा है या 5,000 में से 100 ज्यादा है? अब लेकिन हम नंबर को देखते हैं, हम वहां पर पॉपुलेशन और भीड़ को नहीं देखते हैं। हमारा जो है क्वालिटी पे फोकस होना बंद हो चुका है, हमारा फोकस क्वांटिटी में हो चुका है। हमें 1 रुपए की अगर कोई 4 टॉफी दे रहा है तो हम वो ले लेंगे, लेकिन हमें 1 रुपए में 1 टॉफी दे रहा है हम वो नहीं लेंगे, क्योंकि रीजन क्या है? 1 रुपए में 4 टॉफी 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, और हम उसमें ज्यादा फोकस करते हैं, और वही हमारी कहानी है। और यहां पर आप सबसे बड़ा इस ट्रैप में फंसते हो, यानी कि आपके सामने जो सच है वो कुछ और होता है, बैकग्राउंड में कुछ और होता है और उसके सामने कुछ और होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, फैकल्टीज। जब आप उन टीचर से पढ़ रहे होते हो तो टीचर पढ़ते टाइम, पढ़ाते टाइम क्या वाकई में आपके ऊपर फोकस्ड है? कई टीचर्स मैंने देखे हैं, कोई जरूरी नहीं वो किसी स्पेसिफाइड कोचिंग से हो, बहुत सारी कोचिंग में बहुत सारे टीचर डेडिकेटली आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी मेहनत कर रहे हैं कि वो आपको दिन रात आपके पढ़ाने के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हम वो चीजों पे ध्यान नहीं करते हैं। हमारा फोकस होता है मार्केटिंग के ऊपर, हमारा फोकस होता है कि आज नया मसाला क्या आया मार्केट के अंदर, और हम ज्यादातर वहीं पर बैठकर अपने मजे कर रहे होते हैं। पूरी क्लास में कई बार 1 घंटे 2 घंटे की क्लास होती है और हम उसमें से पढ़ाने का जो आपका टाइम होता है 15 मिनट होता है, बाकी 2 घंटे में से 1.5 घंटा आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, जिसके अंदर आपको इधर उधर की बातें, केवल वो चीजें होती है, उनमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट आता है। क्यों इंटरेस्ट आता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि बस यही चीज है जो हमें जुड़ाव कर सकती है, और हम उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन जो हमारी पढ़ाई की चीजें होती है वो हमें बोरिंग करती है ना, क्योंकि देखो पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है बोर होगे भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात,
हम कोचिंग के साथ जुड़ते हैं, तो कोचिंग के साथ जुड़ने के बाद हमें लगता है कि बस अब कोचिंग का कंटेंट पढ़ लिया हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी कोचिंग की स्टार्ट करते हो उस टाइम पर सबसे पहले अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, जो आपकी टेक्स्ट बुक का मतलब है जो आईसीआर की अच्छी बुक्स होती हैं या जो आपकी रेफरेंस बुक होती हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करो। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सीधा निम्रा सुंदा, अरुण कत्यान या कोचिंग के नोट्स, और हम सोचते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, जो आपकी सबसे बड़ी मिथ होती है। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ना स्टार्ट करोगे, रेफरेंस बुक को पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और जब भी कोचिंग स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले शॉर्टकट से बचो, और हम सबसे पहले पकड़ते ही शॉर्टकट है। शॉर्टकट कभी भी एक सक्सेस का रास्ता नहीं होता है दोस्तों, चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो, मुझे बुरा कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका अपना अपना धंधा चल रहा है, सबका अपना अपना बिजनेस चल रहा है, मैं सच बता रहा हूं, और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है। लेकिन तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो और जो अपनी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, वो लोग सफर कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा इंसान सफर नहीं कर रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन यहां पर क्या है, जब सच बोला जाता है तो उस टाइम पर हम लोग हजारों बातों में, देखो हर चीज में नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं फिर बोलता हूं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और उन सिक्कों के दोनों पहलुओं को समझने के बाद हमारा कौन सा पहलू अच्छा है, ज्यादा बेटर है, उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब सेकंड थिंग मैं जो बता रहा था कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ही कई बार वास्ट होता है, कई बार बहुत ही कंपाइल्ड होता है। दोनों ही बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर वो सिलेबस आपका वास्ट है तो उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, उसको एनालाइज करो कि मेरी कहां पर वीकनेस है, कहां पर मैं स्ट्रांग हूं। जो आपका वीकनेस का पार्ट है उसको पहले उठाओ, उसको ज्यादा फोकस करो, उसको अच्छे से पढ़ो, और जो आपका स्ट्रांग पार्ट है उसको साथ में लेकर चलते हुए आगे बढ़ो। और धीरे धीरे आपके अंदर जब से आपका पूरा टॉपिक क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग उसको और टॉपिक को अच्छे से जान पाएंगे। और जैसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी स्टार्ट हो जाए, आपको टॉपिक की समझ आना स्टार्ट हो जाए, आप उसके साथ उस टॉपिक को कंप्लीट करते ही उसकी प्रैक्टिस करो। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मॉक कहीं से भी आपको मिलते हैं, अच्छी बुक बहुत सारी है मार्केट के अंदर, अच्छी अच्छी वेबसाइट बहुत सारी है मार्केट के अंदर, उनके ऊपर जाकर उनका फायदा उठाओ। रोज आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ फैकल्टीज डिस्कस करते हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ो, उसके साथ आप अपने आप को एनालाइज करो कि मेरी कहां पर कमी हो रही है, और जहां पर आपको कमी लगती है उसको इंप्रूव करो। उसके बाद आपका सेकंड थिंग बनता है कि जब आपकी प्रिपरेशन उसके अंदर लग रहा है कि हाँ हो गया, अब आप खुद देखो कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कौन से क्वेश्चन पॉजिटिव होते हैं, कौन से क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे बनता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आता है, क्वेश्चन इजी भी आता है। हम इजी क्वेश्चन को देखकर खुश हो जाते हैं और हम उनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन देखा वैसे ही भागना स्टार्ट हो जाते हैं। यही चीज चल रही है ना। सेकंड थिंग, हम क्या करते हैं, अपनी वीडियोस के अंदर शॉर्ट वीडियो अगर मिल गई हम खुश हो जाते हैं, देखो जी हमने टॉपिक कवर कर लिया, लेकिन उस टॉपिक की कितनी समझ आप में आई इस बात से पता चलेगा कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम भी शॉर्ट, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, जमाना है, मजबूरी है, आप लोगों के पास पहुंचना है, तो उस केस में बनाते हैं, लेकिन उसमें कभी भी पूरी कंप्लीट जानकारी 1 मिनट में नहीं दी जा सकती। लेकिन हम लोग 1 मिनट में पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, हम 1 मिनट में टॉपिक कवर करना चाहते हैं, हम 1 मिनट में अपना पूरा सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होता। और अट्रैक्ट करने के लिए पता नहीं किस किस बात पे आपको अलग अलग तरीके किए जाते हैं, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं। सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट आता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना उस टाइम पर हमें लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और सच बताऊं, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो 90% बच्चे ये बोलते हैं कि शायद मेरा होगा कि नहीं होगा। केवल 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अपने आप पर भरोसा रखने वाले केवल 10% होते हैं और वही एग्जाम निकाल पाते हैं। लेकिन जो भरोसा नहीं रखते, यानी कि जब तक अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, जब तक अपनी खुद की स्टडी पर भरोसा नहीं होगा, आप दुनिया की किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेना, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। लेकिन जब तक आपका अपने आप पर भरोसा नहीं बनेगा, आपको सिलेक्शन से बहुत दूर रहना पड़ेगा, आपको सक्सेस से बहुत दूर रहना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण आप हो, कारण कोई दूसरा नहीं है वहां पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कंटेंट। तो मैंने बार बार आपको बोला है कि समराइज कंटेंट तब पढ़ो जब आपको पूरा ऑथेंटिक कंटेंट, रेफरेंस बुक समझ में आ गई है। समराइज कंटेंट आपका रिवीजन के लिए होता है, कोचिंग आपकी रिवीजन के लिए होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, और तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कोचिंग्स में ज्वाइन करते हैं, हम ये सोचते हैं कि आपने जो 4 साल का पढ़ा है वो ये लोग हमें 2 महीने में नहीं 1 महीने में पढ़ा दे। और कई बार तो ऐसा हमने देखा है कि सर
परसों एग्जाम है, आज कुछ बता दो कि कल क्या करके आऊं और कल के लिए क्या पढूं। सच में बहुत बुरा लगता है उन बच्चों के लिए, लेकिन हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। हम बोलते हैं कि बेटा देखो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन हमने ये देखा है कि लास्ट मिनट नोट्स भी लोगों को देते हुए देखा है, जो आपको लास्ट मिनट नोट्स देते हैं और बोलते हैं एक दिन में आपकी सक्सेस हो जाएगी। भाई साहब 50 पेज अगर मैं आपको एक दिन पहले दे भी दूंगा ना, मेरे को याद करके दिखा देना 50 पेज, नहीं हो सकते। लेकिन हम लोग उन ट्रैप में भी फंसते हैं। हमारी एक कहानी चली आ रही है, हम इन चीजों में फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार आप खुद हो, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर किसी भी पर्सन को आप अगर गलत ठहराते हो तो आप खुद गलत हो सबसे पहले। दूसरी बात, आपको इन बातों को समझना पड़ेगा मार्केट में क्या चल रहा होता है। लेकिन मैं ज्यादातर देखता हूं कि मार्केट में एक चीज सबसे बड़ी चीज चलती है कि जो यहां पर सबसे बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किसी के बारे में बोल दिया, अब हर एक को भगवान, टीचर को भगवान मानना स्टार्ट कर दिया, और वो भी इस जमाने में जो केवल अपने आप के ऊपर। ये सबसे बड़ी विडंबना है भाई साहब। आप कैसे किसी के बारे में भगवान अपने आप को साबित कर सकते हो? और सच में टीचर अपने आप को भगवान मानना स्टार्ट कर चुके हैं कई, तो ये भी मैंने देखा है, जो कि अपने आप में पॉसिबल नहीं हो सकता। भाई साहब भगवान का दर्जा बहुत बड़ा होता है, और सच बताऊं एक सच्चे शिक्षक का दर्जा भी बहुत बड़ा होता है। सच्चा शिक्षक कभी किसी को गालियां नहीं देता, कभी किसी के बारे में गलत बातें नहीं बोलता, कभी किसी को जो है डिमोरलाइज नहीं करता, कभी किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट नहीं करता। यह सच्चाई है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, सच्चा शिक्षक आपको मारेगा, डांटेगा किस केस में? जब आप काम नहीं कर रहे हो, जब आप कोई गलत कर रहे हो। लेकिन वो कभी भी पब्लिकली आके आपको हैरेस नहीं करेगा। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों को पब्लिकली हैरेस किया जाता है, उनको समझाने से पहले उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको पब्लिकली लाकर उनका एक ड्रामे किया जाता है। और कई बार मैंने देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्री की बात करते हैं, तो फ्री में देने के बाद भी फ्री में उनका पब्लिक डोमेन में मजाक बनाया जाता है कि इनको हमने फ्री दिया। भाई साहब अगर एक बात बताओ, मैं अगर कम से कम पिछले 4 साल के अंदर कम से कम, ज्यादा नहीं बोलता हूं, लेकिन 50 बच्चों को फ्री मैंने पढ़ाया होगा, और कोई एक बच्चा भी आपको बता दो कि कहीं भी स्क्रीन पर दिखा दो जिसको मैंने ये बोला हो कि फ्री पढ़ाया। लेकिन सच्चाई है, फ्री में पढ़ाना पड़ता है उन बच्चों को जिनकी कंडीशन होती है, जिनके बारे में पता चलता है। हर एक को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हर एक को फ्री पढ़ाएंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाएंगे? ये भी सच्चाई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सच्चाई है। लेकिन कई बार क्या देखते हैं कि सर आप इस चीज को समझो, डेफिनेटली समझते हैं, हम उन्हीं कंडीशन से हैं, हम आपके ही परिवारों से बिलोंग करने वाले इंसान हैं, मीडियम फैमिली का ही मैं एक हिस्सा हूं, और आज प्रेजेंट टाइम में आपके सामने हूं। लेकिन इन बातों को बहुत ही एक फैक्ट तरीके से रखते हैं। फैकल्टी कौन पढ़ाती है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, हमारे पास आज प्रेजेंट टाइम में जो फैकल्टीज की बात करते हैं, तो मैं कभी नहीं बोलता कि फैकल्टीज हमारी ये है वो है, हम सिंपल बोलते हैं कि आप देखो। और मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं कि आप हमारा देखो, आप किसी का भी देखो, वहां पर फैकल्टी पढ़ा कौन रही है, कहां से फैकल्टी आती है, उनका किया क्या हुआ है, वो अपने आप में क्या है। अब कोई फैकल्टी आपको बोल दे कि मैंने ये किया हुआ है, भाई कैसे आप बता दोगे? मैं अब अगर आपको बोलूं कि भाई मैंने तो यूपीएससी क्लियर किया हुआ है, मैंने कभी यूपीएससी का पेपर नहीं दिया, मैं कैसे बोल दूंगा यूपीएससी क्लियर है? लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी। अरे प्रिपरेशन करना, एग्जाम तो नहीं निकला ना, लेकिन उसके अलावा झूठ होते हैं। कई लोग ये बोलते हैं मैंने एग्जाम निकाल दिया, मैंने एफओ बना था, कोई कुछ नहीं बना होता। आधे से ज्यादा लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सच्चा होगा उसका डोमेन भी होगा। मैं बोलता हूं कि मैंने 2018 के अंदर सीसीआई क्रैक किया था, सीसीआई में एग्जाम में मैं था, 2018 में मैंने सीसीआई ज्वाइन किया था। लेकिन उस एग्जाम के लिए मेरे पास आज भी पूरा का पूरा मेरा इंटरव्यू जो ज्वाइनिंग लेटर था, मेरे पास सब चीजें पड़ी हुई है, मैं उसको दिखा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज यहां पर अपने पास प्रूफ क्या है? उन चीजों को तभी प्रूफ हो सकता है जब किया होगा, जब प्रूफ है नहीं तो कहां से होगा? लेकिन यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारी फैकल्टी में बोलता हूं कि भाई आईआई में पढ़ रहे हैं, तो आईआई में पढ़ रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? अभी रिसेंटली मैं बोलता हूं कि ब्रिज बिहारी पांडे सर है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर पीएचडी करने के बाद आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, और वो भी कहां पर? रायपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये चीजें हैं, डोमेन को सच्चा मानना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं, हम इन चीजों पर ध्यान देना ही नहीं चाहते। हमारा मेन टारगेट क्या है? हमें बस बातों में उलझाया जाए, सिलेबस पूरा ना करवाया जाए, छोटी छोटी बातों में पूरा सिलेबस करवा दिया, हो गया जी ठीक है, भर भर के कंटेंट दे दिया, फ्री का कंटेंट लोग कॉपी पेस्ट करके आपको दे रहे हैं। अरे एक बात बताओ, अगर आपने आईसीआर ई कोर्स का कॉपी पेस्ट किया हो, कंटेंट पढ़ना है, तो आप फ्री में पढ़ो ना, क्यों बिना मतलब का पैसा लगाकर पढ़ रहे हो? लेकिन ये भी हमारी गलती नहीं होती है, हम सोचते हैं कि टीचर की गलती है। भाई टीचर की गलती नहीं है, बेवकूफ आप हो।
और बेवकूफ बनने वाले आप हो। आपको पूरी समझ है, आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आप अपने घर को संभालने वाले हो। और सच बताऊं, अगर 2-3 साल तक तैयारी के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता, उसके बाद आपको कम से कम अपनी सेल्फ अर्निंग करनी चाहिए, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए आपको। चाहे आपको दिहाड़ी करनी पड़े, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने माँ बाप के ऊपर उसके बाद बोझ मत बनो, ये सच्चाई है। 25 साल के बाद अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर दो, साथ में तैयारी को कंटिन्यू रखो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम पड़े रहते हैं, हम निढल्ले होते जा रहे हैं। हमें इतना ज्यादा बेरोजगार कर दिया गया है, हमें अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने पर मजबूर कर दिया गया है, हमें इतना ज्यादा अपंग बनाया जा रहा है कि आज प्रेजेंट टाइम में हम समझने को तैयार ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हम गलत नहीं है, गलत हमें मार्केट कर रही है, लेकिन गलत हम हैं। और जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, सच में आपका यही हाल होता रहेगा। और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। और आपको मैं फिर बोलता हूं कि सेल्फ स्टडी से भी तैयारी हो सकती है, लेकिन आप थ्योरी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हो, कोचिंग को देखो, कोचिंग को समझो, वहां की फैकल्टी क्या करती है पढ़ो, उन चीजों को देखकर फिर आइडेंटिफाई करो। लेकिन आज समस्या सबसे बड़ी क्या है कि हम ये चीजें नहीं देखते हैं, हम केवल और केवल अपना फंडा देखते हैं, एजेंडा देखते हैं और एजेंडे से खुश होते हैं। लेकिन आप किसी भी टीचर को भगवान बनाने से पहले 1000 बार सोचो कि कौन भगवान है, कौन भगवान का मतलब क्या होता है, भगवान करता क्या है। त्रासदी है हमारे स्टूडेंट की, लेकिन ये दुख है, सच में दुख है। और कई बार बच्चों के नेगेटिव कमेंट्स देखता हूं, नेगेटिव चीजें देखता हूं, कितने नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। पास में कुछ है नहीं, बेरोजगार हैं, लेकिन कमेंट किए जा रहे हैं क्योंकि माता पिता ने पैसे दे दिए रिचार्ज करवाने के लिए। खुद के पैसों से रिचार्ज करवा के कभी देखो, उसके बाद पता चलेगा कि रिचार्ज कितना महंगा है। फिर उस पर एफर्ट लगाकर देखो क्या करना है, क्या हो सकता है। फ्री में भी बहुत सारी चीजें हैं, कैसे यूटिलाइज की जा सकती है वो देखो, लेकिन नहीं करना चाहते हैं। हमें यूज बनना है, टूल किट बनना है, बस बने जा रहे हैं। पॉलिटिशियन आपको यूज कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर वाले आपको यूज कर रहे हैं, बिजनेसमैन आपको यूज कर रहे हैं, सब जगह पर आपका यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जब तक नहीं समझोगे यूटिलाइजेशन होता रहेगा, इसके लिए जिम्मेदार किसी दूसरे को ठहराना बंद करो। आप लोग खुद बेवकूफ हो और बेवकूफ रहोगे अगर आप इन चीजों से बाहर नहीं निकलते हो तो। ये मायाजाल है और ये मायाजाल जब तक बना रहेगा जब तक आप बेवकूफ हो। और धंधा है, बिजनेस है, बना रहेगा, सबका बना रहेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगड़ने वाला है तो केवल आपका है। बातें कड़वी जरूर हैं, सच हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और जिस दिन एक्सेप्ट कर गए, ये गारंटी देता हूं कि आप पार कर जाओगे। वो कहानी आपने सुनी होगी ना, एक बार क्या होता है कि एक आदमी को बोला जाता है कि एक काम कर, इस बिंदु से स्टार्ट हो जा और सूर्यास्त तक वापस आ जा, जितनी जमीन को नाप पर आएगा वो जमीन तेरी हो जाएगी। वो बेवकूफ भागना लगना जाता है, भाग भाग कर इतनी दूर पहुंच जाता है कि जब वो वापस मुड़ने का प्रयास करता है तो आधे रास्ते में ही दम तोड़ देता है, आधे रास्ते में मर जाता है। जमीन का टुकड़ा कहां मिलना था, वो मर गया। कारण क्या है उसका? कारण एक ही था, लालच। वही बात हम लोग करते हैं, सिलेबस को रातों रात पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दिन में पढ़ने की कोशिश करते हैं, 3 महीने में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अरे भाई साहब, जिस सिलेबस को पढ़ने में 6 महीने लगेंगे, टाइम लगेगा मतलब लगेगा, और टाइम देना पड़ेगा उसके अंदर आपको, कोई दूसरा नहीं कर सकता आपके लिए। वहीं अगर हम बात करें, आपको सड़क पर जा रहे हो और सड़क पर कोई आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए या कोई आपके पीछे एक ऐसा जानवर पड़ जाए, आप क्या करोगे? खुद भागोगे ना। वहां पर मोटिवेशन की आवश्यकता होती है आपको किसी की? नहीं। आपको पता है आपको जान बचानी है तो भागना पड़ेगा, कहीं ऐसी जगह छुपना पड़ेगा कि वो मेरे को ना पकड़ ले। लेकिन यहां पर आपको मोटिवेशन चाहिए, अपने जीवन को बचाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, एक कुत्ते से बचाने के लिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। वहां पर अंदर से आपको आ जाती है। कैसे आ जाती है? गुस्सा है मानता हूं, लेकिन जरूरी है। दुख होता है आप लोगों को देखकर, और आपके जो कमेंट आते हैं कि सर इस पर बोलो, उस पर बोलो, क्यों बोलूं भाई मैं किसी के ऊपर? और जब सच्चाई रखता हूं तो यहीं पर आपके बारे में कोई बात और बोलने आ जाएगा, अभी कोई और कमेंट करने आ जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बात को आगे और नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के ना तो अगेंस्ट में बोलने वाला हूं, ना ही मैं किसी के खिलाफ बोला है, लेकिन मैं इंडस्ट्री के खिलाफ बोल रहा हूं। और मैं केवल एक इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही, अभी यूपीएससी में भी यही हाल हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी यही हाल हो रहा है, 12th के बाद नीट में भी यही हाल हो रहा है, हर जगह पर यही कंडीशन है। लेकिन आपके सामने जब कोई सच बात आकर बोलता है, कोई सच्चाई रखता है, तो हम नहीं सुनने को तैयार होते हैं। हमारे पास हजारों ऐसी बातें होती है जिसके लिए हम लगे खड़े होते हैं। पढ़ लो, पढ़ने से जीवन बनेगा, अच्छे काम करो। अगर आपका 2-3 साल में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो पार्ट टाइम जॉब भी करो साथ में। अपने घर पर बेरोजगार होने का एक धब्बा मत लगाने दो। एक इंसान जब तक बेरोजगार है उसको निठल्ला समझा जाता है। माफी चाहता हूं इन बातों के लिए अगर आपको दुख लगा, लेकिन सच्चाई है। पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, जीवन संवरेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको जीवन में। और ये ज्ञान नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपको रूबरू मानना पड़ेगा, इसको रूबरू होना पड़ेगा इससे, और इससे आगे आप लोग आगे बढ़कर कुछ कर सकते हो।
इसी के साथ आज मैं अपना विदा लेता हूं, लेकिन आगे आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल आएंगे और अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आपको गाइड करते रहेंगे, लेकिन आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा बेटा। सिलेक्शन लेना है, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।